हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोग के। सर आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आईबीसी का सेट सी का। और जैसा आपको पता है सेट ए सेट बी और हमने चैप्टर 1 में देखा कि हम सर आईसीआई मटेरियल उठाते हैं क्योंकि पास होना 80 प्लस मार्क्स लाना 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको आईसीआई मटेरियल ही पढ़ना होता है। आईसीआई के सारे क्वेश्चन पे अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, अजम्पशन पता होनी चाहिए और इन सब की जिम्मेदारी क्या है अब हमारी एक साथ रहेगी। तो आपको क्या करना है, जस्ट जैसा आप हमेशा करते कान में लीड लगाए और मस्त इस लेक्चर का इंजॉय और लुत्फ उठाए। तो चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ज़्यादातर डेफिनेशंस के बारे में देखना होगा। चैप्टर का ओवरव्यू लिया जाए तो कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में पढ़ेंगे एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे कई सारी। हम मेजरली यहाँ पे डेफिनेशंस देखने वाले हैं और मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिसमें से आते हैं वो सब बताएंगे। शॉर्ट टर्म टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो पहला आता है कंपनीज गवर्नड बाय द कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ का मतलब ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 1956 हो गया या अभी 2013 लिखा है। अब उसके बाद भी अगर कोई और एक्ट आता है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो भी आएगा। एलएलपी नोटिफाइड एंटिटी, कोई अगर नोटिफाइड करते हैं स्पेशली सीजी ने तो वो पक्का आएगा। पर्सन गारंटर्स टू द कॉर्पोरेट डेट, जिसने अगर पर्सन ने गारंटी दे रखी है कॉर्पोरेट डेट के लिए तो वो भी आईबीसी में अगर कवर होगा। अगर आपने अगर कोई गारंटी दे दिया है तो आपको भी आईबीसी के तहत खींच के लाया जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। इंडिविजुअल अदर देन द पर्सन गारंटर, इंडिविजुअल अदर देन द पर्सन गारंटर मतलब कि जिसने गारंटी दी है वो तो आएगा ही आएगा। अगर मेरे पर है तो मैं भी आऊँगा इसके अंदर, अगर मैंने गारंटी नहीं दी है लेकिन आपसे ये केस रिलेट करता है तो। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा। और नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, दिस कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पर स्टार लगा ले और ये आप लिख ले, 2 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जाता ही है। ये जनरली क्वेश्चन में आती है कि किस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्ट लिख कर आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को टिक करके आ जाना है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम नीचे इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे डिटेल्स में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो मैंने बताया कि डेफिनेशंस आपका ये इस चैप्टर में मेजरली पोर्शन कवर करेगा। बोर्ड का मतलब क्या होता है, बोर्ड का मतलब सिंपली होता है, बोर्ड मीन्स द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला, आईबीबीआई को यहाँ पर बोर्ड का डेफिनेशन में रखा गया है। सेकंड डेफिनेशन आ जाती है चार्ज का। चार्ज में क्या बोला, मीन्स एनी इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला, मीन्स any interest lien on credit on a property any person any of its undertaking or both as the case may be। अगर कोई लीन है, इंटरेस्ट है जो कि क्रेडिट किया गया प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो चार्ज की डेफिनेशन में आ जाता है। अगला आता है डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा क्लेम। क्लेम का मतलब क्या होता है, कोई अगर राइट ऑफ पेमेंट है। मैंने क्या बोला, कोई अगर राइट ऑफ पेमेंट है जिससे आपका राइट जागरूक होता है, मतलब कि अगर आपने कोई गुड्स बेचा है, ठीक है, तो आपका एक राइट है कि आपको पेमेंट लेना ही लेना है। ये आपका राइट है क्योंकि सामने वाला बंदा क्या है, कुछ खरीद के गया, उसने बोला कि हम 1 महीने 30 दिन बाद आपको दे देंगे, तो राइट है आपका पेमेंट लेने का, तो इट्स ए राइट टू पेमेंट। ठीक है, राइट टू रेमेडी ऑफ फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ सर, रेमेडी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में होना था बट वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम हमारा जो फाउंडेशन लेवल पे आपने पढ़ के आए होंगे, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो आप अगर चाहे तो उसके लिए आप एक रेमेडी ले सकते हैं। रेमेडी अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर रखा है तो वो भी क्लेम की डेफिनेशन में आता है। और इस पर आप लगा दें 2 मार्क्स का एमसीक्यू दोबारा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके लिए इतने लाख रुपए का रेमेडी है, क्या हम उसे क्लेम की डेफिनेशन में ले सकते हैं? यस सर, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़े। कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन अगेन एक अच्छा डेफिनेशन है जिसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट डेफिनेशन में क्या आता है, पहले आता है कंपनी, दूसरा आता है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद द लिमिटेड लायबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर। मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को छोड़कर कोई अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी से बनी है, मतलब पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोई कंपनी या कोई एलएलपी को छोड़े, मतलब कंपनी तो है ही, कॉर्पोरेट पर्सन क्या है, कंपनी तो है ही, एलएलपी तो है ही, लेकिन पर्सन विद लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर किसी और अदर एक्ट में अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं तो वो भी कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन में आता है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ के, क्योंकि उस पर आईबीसी लगता नहीं है। याद रखिएगा, आईबीसी किस पे नहीं लगता है, आईबीसी नहीं लगता है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे, तो वो आउट रहेगा कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर की बात करें तो पर्सन हु ओन्स द डेप्ट, मतलब जिसने डेट ले रखा है, पर्सन हु ओन्स द डेट ऑफ एनी पर्सन, इट्स सो कॉल्ड है ना कॉर्पोरेट डेटर। जिसने डेट ले रखा है उसको हम कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन में लाते हैं। कॉर सर्विसेज देख लीजिएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर की डेफिनेशन अगेन 2 मार्क्स का
एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर में कौन कौन आता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर आते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर आते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और एनी डिग्री होल्डर भी आपके किस में आते हैं? क्रेडिटर की डेफिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। डेट मीन्स एनी लिएबिलिटी। डेट मीन्स का मतलब क्या होता है? एनी लिएबिलिटी ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम विच इज ड्यू एनी पर्सन इंक्लूड फाइनेंशियल डेट, ऑपरेशनल डेट। आगे बढ़ते फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन पे, अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फाइनेंशियल डेट की, जो कि एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। 2 मार्क्स का एमसीक्यू देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा इजी होता है। कई टीचर्स क्लास बेचने के लिए इसका हुआ मचा देते हैं बहुत ज़्यादा ही, और बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। क्या बोलता है डेफिनेशन? पहले पॉइंट में तो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ बोलता है कि मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं लोन। लोन जिसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देना हो। बहुत इजी एमसीक्यू बन के आता है। सेकंड है एनी अमाउंट रेज बाय द एक्सेप्टेंस अंडर एनी एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी। कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है जिसके आपके एक्सेप्टेंस है कि हम बाद में विद इंटरेस्ट आपको इसको चुकाएंगे, आपने एक्सेप्ट कर रखा है, और इट्स डीमेटेरियलाइज इक्विवेलेंट। डीमेटेरियलाइज फॉर्म में अगर हो रखा है, इन द फॉर्म ऑफ पेपर भी है, तब भी हम उसको मान लेंगे लाइक अ क्रेडिट नोट अगर कुछ है। अगर आपने कोई डेट नोट अपने इशू कर रखा है वो है। एनी अमाउंट रेज्ड परस्यूएंट टू एनी नोट परचेज फैसिलिटी और इशू ऑफ बॉन्ड डिवेंचर लोन स्टॉक सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। लोन डिवेंचर कुछ है तो वो थर्ड पॉइंट में कवर हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लीज और हायर परचेज की बात हो रही है। लीज और हायर परचेज की अगर बात हो रही है, ये भी वर्ड आ जाएगा, तब भी आप इसको फाइनेंशियल डेट ही मानेंगे। रिसीवेबल्स सोल्ड और डिस्काउंटेड अदर एनी रिसीवेबल्स सोल्ड और नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस। कोई आपने सोल्ड, आपने रिसीवेबल्स अगर सोल्ड कर दी हम नॉन रिकॉर्ड्स बेसिस पे, मतलब रिटर्न नहीं लेंगे, आप उसके बेसिस पे पेमेंट ब्याज सब लेंगे, तो वो भी हम आपकी फाइनेंशियल डेट के केसेस में मानते हैं। एनी अमाउंट रेज अंडर एनी अदर ट्रांजेक्शन। कोई अगर अमाउंट आपने रेज कर रखा है जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है बाद में, आपने उसका डेट नाम नहीं दिया, कुछ और ही नाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपको सेल करना है, इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल परचेज एग्रीमेंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग। इसका कमर्शियल इफेक्ट क्या है सर? बोरिंग है, तो हम उसको मान लेंगे। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ, अगर आपका इन जनरलिटी आपको ऐसा लगता है कि वो लोन का नेचर है, लीज का या हायर परचेज का है, तो आप क्या उसको फाइनेंशियल डेट मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है, अगर कोई गुड सोल्ड एंड परचेज होते तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, आ जाए अब ऑपरेशनल डेट की बात करें तो ऑपरेशनल डेट का मतलब क्या होता है? मीन्स अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड। जो मैंने बताया गुड्स ऑफ सर्विस सोल्ड कर रखे हैं, उसके अगेंस्ट में हम उसको प्रोविजनल मानते हैं। डिफॉल्ट क्या डेफिनेशन है? डिफॉल्ट सिंपल वर्ड में नॉन पेमेंट ऑफ डेट। अगर आपने कोई पेमेंट नहीं किया हुआ डेट का, तो हम उसको डिफॉल्ट मानते हैं। मैंने बोला कि सर कोई इंटरेस्ट है इसकी पेमेंट नहीं की, क्या वो डिफॉल्ट मानेंगे? जब तक वो ड्यू ना हो गया बेटा, जब तक वो डेट कोई है जो ड्यू ही नहीं हुआ है, तो हम उसे डिफ़ॉल्ट नहीं बोल सकते। पहले जो डेट है, इंटरेस्ट है, उसको ड्यू होने दे, ठीक है, उसका कोई डिफ़ॉल्ट होने दे, नॉन पेमेंट होने दे, उसके बाद ही हम उसको डिफ़ॉल्ट की कंसिडरेशन में रखते हैं। आगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ डेट ऑफ एनी पर्सन, किसी का इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। रिकॉर्ड ऑफ डेट, रिकॉर्ड ऑफ लायबिलिटी, रिकॉर्ड ऑफ एसेट, रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट, रिकॉर्ड ऑफ द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में आता है। एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड नॉट सच इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले पे आ जाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो हमने बताया फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया था कि उस पर आईबीसी नहीं लगता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन, इशू, रजिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हो गए, उन सब का बोलते हैं लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, उन पर नहीं लगता है। ठीक है, आगे आ जाए इंसॉल्वेंसी बैंक प्रोफेशनल के बारे में बता रखा है। ये अब ज़्यादा कुछ खास की डेफिनेशन नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल आता है, एचईएफ आता है, कंपनी आता है, ट्रस्ट आता है, पार्टनरशिप आता है, एलएलपी आता है, और एनी अदर स्टेट एस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी स्टेट्यूट। अगर किसी डिफरेंट एक्ट में अगर स्टैब्लिश हो रखा है, उसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को छोड़ के हम सबको इस यहाँ पे आईबीसी में ले रखा है। ठीक है, अब सीधा एमसीक्यू पे आ जाए। एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा ईजी है, जो हमने पढ़ाया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ है, फर्स्ट टॉपिक था हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी।
नॉन एप्लीकेबिलिटी में एक पॉइंट रह गया है शायद, नॉन एप्लीकेबिलिटी जब ना हमारा नॉन एप्लीकेबिलिटी कब होता है, जब कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है एनबीएफसी होता है तो उस पर जो 500 करोड़ और से ज़्यादा है तभी हम उसको आईबीसी कैटेगरी में लेते हैं। जरा ये पढ़े जरा। इट हैज़ बी नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द इंसॉल्वेंसी रिजर्व एंड लिक्विडेशन प्रोसेसिंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद द एसेट साइज ऑफ 500 करोड़ और मोर एज पर द लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट। मतलब कि अगर कोई एनबीएफसी है, मैंने क्या बोला, अगर कोई एनबीएफसी है, ठीक है, जिसका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो ही हम उस पर लगाते हैं क्या सर, आईबीसी। क्या लगाते हैं, आईबीसी। तभी हम उस पर क्या लगाते हैं, आईबीसी। अदरवाइज़ उस पर आईबीसी नहीं लगता है, ठीक है। मैं ध्यान रखिएगा, एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा का है और 2 मार्क्स का ये एमसीक्यू आता ही आता है। मैंने क्या बोला सर, इस पर 2 मार्क्स का एमसीक्यू आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2 मार्क्स का एमसीक्यू, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी था, 500 करोड़ का डेफिनेशन है। तो अब सीधा आ जाते हैं हम अपने एमसीक्यू पे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही इजी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे बढ़ते हैं हम अपने एमसीक्यू पे। द आईबीसी इज नॉट एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। इजी था, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आते ही आते। द आईबीसी अप्लाइज फॉर इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, सब पे लगता है, तो सी आंसर रहेगा। अगला, क्रेडिटर एज डिफाइंड अंडर द कोड। सर सभी होते हैं सर, क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिक्रीड होल्डर, डी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाए, फाइनेंशियल डेट इंक्लूड। सर फाइनेंशियल डेट में सर क्या क्या आता है, सर मैंने बताया था ना, मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है। फर्स्ट 3 पॉइंट नहीं आएंगे। पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं पड़ा था। पेमेंट ऑफ ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, गुड्स तो वैसे ही ऑपरेशनल होता था। पेमेंट ऑफ ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड नहीं। आगे आ जाए, अब बोलता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग कंपनी कैन नॉट बी अंडरटेकन। कैन नॉट बी अंडरटेकन मैंने क्या होता था, एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। 500 करोड़ से कम किस में है सर, 400 करोड़, इस पे नहीं लगेगा। तो हमारा सी हो जाएगा, ये तीनों के तीनों 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ये मैच कर लीजिएगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 हो जाता है ख़त्म। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और प्लीज़ सर आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ, क्योंकि ये लाइफ सर आपकी है, आपको खूब इंजॉय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप इंजॉइंग योर लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जोश और उल्लास के साथ। ओके।